चलो थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। I think all of you know what is osmosis. Osmosis क्या है, सबको पता है? Movement of solute from higher concentration to lower concentration across a semi-permeable membrane. देखो लिखो सब लोग, ठीक है? यस। हो गया, नोट कर लिया? Yes, sir. चलो आगे। क्या डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग? मान लो ये कंटेनर में दो सॉल्यूशन है, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, and let's say C1 is greater than C2. तो लेफ्ट पार्ट में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, राइट पार्ट में डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है ना? और उनके बीच में लगी हुई है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब membrane which allows selected substances to pass through them. selectively permeable. वो कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही अपने थ्रू पास करने देगा। ठीक है, तो हमने अभी ऐसी मेम्ब्रेन ली हुई है जो अपने थ्रू केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स को पास करने देता है, सॉल्यूट पार्टिकल्स को पास नहीं करने देता है। ठीक है, तो our semi permeable membrane is selected such that it allows passage only to solvent molecules, it stops solute molecules. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Now ऐसा अब क्या होगा, ये सेमी परमिएबल है, मतलब इस मेम्ब्रेन में होल्स होंगे, करेक्ट? हाँ सर। भाई होल्स होंगे तभी तो पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाएगा। अग्रीड? Yes, sir. Yes. तो इस मेम्ब्रेन में होल्स है। अब इन होल्स में दोनों ओर से आके पार्टिकल्स स्ट्राइक करेंगे, लेफ्ट साइड से भी आएंगे, राइट साइड से भी आएंगे। Yes, sir. और ये मेम्ब्रेन कैसी है?
ये मेम्ब्रेन ऐसी है जो केवल सॉल्वेंट पार्टिकल को पास होने देगी, सॉल्यूट पार्टिकल को रोक लेगी। तो मान लो दोनों साइड से चार चार पार्टिकल्स आके इससे पास सामने आ रहे, करेक्ट। इन चार पार्टिकल्स में से कुछ पार्टिकल सॉल्यूट के होंगे, कुछ सॉल्वेंट के होंगे। अग्रीड? बोलो यस और नो। यस सर। अब लेफ्ट साइड का सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड है, मतलब उधर से ज्यादा सॉल्वेंट के पार्टिकल, सॉल्यूट के पार्टिकल्स आएंगे। तो मान लो इन चार में लेफ्ट साइड से जो आ रहे हैं दो सॉल्यूट के हैं, तो उन दो को तो क्रॉस करने को मिलेगा नहीं, और दो सॉल्वेंट के हैं वो क्रॉस कर जाएंगे। राइट साइड से मान लो जो चार पार्टिकल आ रहे हैं उसमें तीन सॉल्वेंट के हैं, वो क्रॉस कर जाएंगे, एक सॉल्यूट का है वो क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो अब ऐसी सिचुएशन में नेट क्या हो रहा है? नेट फ्लो तो देखो, सर डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेशन। देखो देखो एक मिनट, फ्लो दोनों साइड हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट समझ रहे हो। फ्लो इज हैपनिंग बोथ साइड्स, बट नेट फ्लो इज हैपनिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड, करेक्ट। तो ये मत कहना कभी ऑस्मोसिस में एक ही साइड फ्लो होता है, फ्लो दोनों साइड होता है। नेट फ्लो इज फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड, क्लियर? यस। चलिए, तो अब अगर मैं एक पिस्टन लगा के, यहाँ एक पिस्टन लगा के और इस सॉल्यूशन को, कंसंट्रेटेड वाले सॉल्यूशन को दबाने लग जाऊं ऊपर से, एक्सटर्नल प्रेशर देने लग जाऊं, क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स राइट की तरफ जाएंगे। है? अब लेफ्ट साइड से ज्यादा पार्टिकल्स आके कोलाइड करेंगे, यस सर। करेक्ट? यस और नो? यस सर। अब लेफ्ट साइड से ज्यादा पार्टिकल्स आके कोलाइड करेंगे। मान लो एक और पार्टिकल आ गया लेफ्ट साइड से, सॉल्वेंट का, जो इधर क्रॉस ओवर कर गया। अब क्या हो गया इससे? Net flow zero. Net flow zero. नेट फ्लो जीरो, मतलब we will say osmosis has stopped, करेक्ट? Yes sir. इससे ज्यादा प्रेशर लगा देंगे, क्या होगा? So net flow towards कॉन्सेंट्रेटेड right. टू डाइल्यूट जाएगा। कंसंट्रेटेड टू डाइल्यूट ऑस्मोसिस शुरू हो जाएगी, which is called as रिवर्स ऑस्मोसिस। reverse osmosis. Just 1 minute.
ओके हाँ, तो रिवर्स ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाएगी, उससे ज्यादा प्रेशर लगा दिया करें। क्लियर है? Yes. तो यहां से हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन? द प्रेशर that needs to be applied on a solution to stop osmosis into it when it is placed across pure solvent separated by a semi-permeable membrane। ठीक है? कर लिया नोट? सर एक Sir, is this membrane the same as the one we used in galvanic cells? क्या? सर, जो galvanic cells में हम porous membrane लगाते थे वो यही है क्या? नहीं, पोरस मेम्ब्रेन तो परमिएबल है, वो सबको पैसेज अलाउ करती है। Okay, sir, got ये it. सेमी परमिएबल है, कुछ स्पेशल चीजों को ही पैसेज अलाउ करेगी, बाकियों को नहीं। Yes, sir, got it. सर क्या? सर तो एटमॉस्फेयर ऑस्मोटिक प्रेशर के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम C2 को 0 ले रहे हैं, राइट? हाँ, ओके सर। Done, sir. Yes, sir. Done. तो the expression for calculating osmotic pressure is given as, osmotic pressure को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं, and the expression to calculate it is given as pi is equal to ICRT, where I you know is Vent off factor. Van Hoff factor. factor, C molarity, R universal gas constant, and T is temperature। Clear? सर पाए क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? Pi is osmotic pressure। ओके अच्छा, इसमें R की वैल्यू क्या लोगे? सर 8.3 8.314. नहीं, 0. मोलारिटी मोल्स पर लीटर में ली हुई है तुमने, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. तो R की वैल्यू तो हमेशा इसमें लोगे 0.0821। ओके, यस Okay, sir. और एटमॉस्फेरिक प्रेशर तुम्हें किस यूनिट में मिलेगा? फिर ATM के यूनिट में। ATM. सो बोलो। तो यहाँ पे जो मोलैरिटी है वो कौन सा सॉल्यूशन का मोलैरिटी है, जो C1 होगा कि C2 होगा? ये बेटा एक ही सोल्यूशन है, दूसरी साइड प्योर सॉल्वेंट है।
ओके सर, ओके डेफिनेशन सर, देखो क्या है, देखिए डेफिनेशन। हाँ सर, हाँ सर। तो सर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन का हो जाएगा ना मोलैरिटी? हाँ, ओके अच्छा सर, अगर थैंक यू दोनों सर। साइड सोल्यूशन रखा है C1 और C2 का, तब कैसे देंगे ऑस्मोटिक प्रेशर? सर एवरेज ले लेंगे दोनों का। So एवरेज। pi 1 minus pi 2. यस सर। Yes, sir. एवरेज क्यों लोगे यार? अगर दोनों और एक साइड C1 एक साइड C2 है तो क्या होगा ऑस्मोटिक प्रेशर इस केस में? C1 minus C2. C1 माइनस C2 बाय RT ना, into RT। ठीक है, यस सर। और समझो दोनों में वेंट ऑफ फैक्टर अलग है तो फिर अगर अलग अलग वेंट ऑफ है तो I1 C1 I2 C2 कर लेना। ओके सर। हो गया ये नोट? यस। चलो बुकलेट निकालो। FPS 7 to 19 कंप्लीट हो गया था ना FPS का? Yes, sir. यस सर। चलो ये करो जरा 1 to 6।
हो गया कंप्लीट? yes Yes. sir. तो Yes. फिफ्थ Can you का solve बी the कर fifth सकते हैं। one? Yes. इसका b fifth सॉल्व कर सकते बी, हो। यस सर। B फिफ्थ and का C. बी, फिफ्थ का बी अभी छोड़ दो, ए और सी कर देता हूँ। सर ठीक वो है? हो गया सर। सर सर सी वाला हाँ सर, ए और सी कर सर सकते हैं। वाला सर कर रहा हूँ ना सर, एक फिफ्थ बार का 3 ए और और 6 सी। फिफ्थ का ए देखो, लिथियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन है, करेक्ट? Yes, sir. लिथियम कार्बोनेट तो एल्कली मेटल का सॉल्ट है, ऑलमोस्ट पूरा डिसोसिएट करेगा, तो वेंट ऑफ फैक्टर हो गया 3। ओके, और मोलैरिटी क्या हो गई? 1.54 बाय 74। ठीक है? yes तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया? निकाल लोगे अब ये? सर इससे 1.4 आ रहा है। Yes, sir. पीछे 1 point कुछ और दिया है। इससे जो आंसर इससे जो आंसर आ रहा है वो करेक्ट है। Yes, sir. 1.31 is sure. 1.4 पार्ट सी में क्या दिया है? एक सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 101। ये इक्वेशन आ गई उससे, करेक्ट? यहां तक क्लियर है सबको? बोलो। yes sir. अब सॉल्यूशन की डेंसिटी क्या दी है? 1 ग्राम cc per cc। 1 ग्राम पर सीसी। और प्योर वाटर की भी डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी होती है। यस सर। मतलब ये सॉल्यूशन इज अ एक्सट्रीमली डाइल्यूट सॉल्यूशन। yes sir, so molality equal to molarity। Yes, so molarity will be almost equal to molality। तो ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया निकाल लोगे अब ये? यस सर। सिक्स्थ वाला भी कर सर- सकते हो, इसमें मैच नहीं हो सर, एक रहा बार 3 and 6। सर यहाँ हाँ। यहाँ आपने वाटर अज्यूम कर लिया सॉल्वेंट को, ये 1 डिग्री हाँ। आप। ओके सर। सर आप सेकंड वाले का इक्वेशन लिख के दिखाएंगे, मेरा गलत हो रहा है। yes sir। सेकेंड वन। सर फाइनल आंसर मैच नहीं कर रहा। सर आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है। Yes, sir. आपकी voice Yes, sir. break हो रही है बीच-बीच में। यार आज नेट सही नहीं चल रहा है, कांट हेल्प इट। Okay, किसकी इक्वेशन बोल रहे हो? सेकंड वाले की सर। सेकेंड। भाई पहले नया मोलैरिटी निकाल लो, क्या होगा? पहले सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है, दूसरे सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है, तो एक इक्वेशन हो गई।
कितना आ रहा है ये चेक करो कितना आ रहा है 2.1 2.1 सर एक बार थर्ड वाला करेंगे। बस 6 वाला कर देना। दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो मोलैरिटी सेम होनी चाहिए। इससे Na/Mb का रेशियो निकाल लो। हाँ सर। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे सिक्स्थ वाला है। सिक्स्थ वाला और कोई डाउट है? सर क्वेश्चन सर 6 सिक्स्थ प्रॉब्लम। फिफ्थ तो करा ना बेटा, सिक्स। सर सिक्स। यस सर 6 केसीएल का वेट ऑफ फैक्टर कितना हो गया? 1.8 ठीक है। और केसीएल का मान लो x ग्राम्स डाला है 1 लीटर में, तो ये मोलैरिटी हो गई के आईसी की वैल्यू हो गई केसीएल के लिए। इसका ग्लूकोज के बराबर चाहिए ऑस्मोटिक प्रेशर। ग्लूकोज का I1 और मोलैरिटी के लिए क्या दिया है? 4% वेट बाय वॉल्यूम, मतलब 100 ml सोल्यूशन में 4 ग्राम्स ग्लूकोज, तो 1 लीटर सोल्यूशन में 40 ग्राम ग्लूकोज। सॉल्व कर लो x के लिए, ठीक है। यस सर। सर एक बार वापस बताएंगे आपको सेकंड पार्ट ऑफ द इक्वेशन कैसे आया? क्या? आपको सेकंड पार्ट ऑफ द इक्वेशन कैसे आया सर? अरे ग्लूकोज की कंसंट्रेशन क्या दी है तुम्हें? 4% वेट बाय वॉल्यूम। 4% वेट बाय वॉल्यूम दिया है। हाँ सर। 4% वेट बाय वॉल्यूम मतलब क्या हुआ? सर कैन यू रिपीट? आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। 4 ग्राम ग्लूकोज 100 ml सोल्यूशन। हाँ सर, हाँ सर। मोलैरिटी क्या हो जाएगी? ओके सर, गॉट इट, थैंक यू सर। Fourth colligative property that discusses lowering of vapor pressure. वेपर प्रेशर तो सबको याद है ना क्या होता है? यस सर। तो मान लो एक बीकर में मेरे पास प्योर सॉल्वेंट है और एक बीकर में उसी सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट डिसॉल्व करके एक सॉल्यूशन है।
इन दोनों बीकर्स में लिक्विड के ऊपर वेपर एग्जिस्ट करेगी, करेक्ट? हाँ सर, हाँ सर। मान लो इसमें वेपर का प्रेशर है P0, इसमें PS। तो व्हाट वी आर सेइंग that PS will always be lesser than P0. Okay? PS की वैल्यू हमेशा P0 से कम होगी। Agreed? Yes, sir. तो why? क्यों कम होगी? Solvent will be more dilute. है भाई देखो, सॉल्वेंट की सरफेस पे तो सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन सॉल्यूशन की सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल सॉल्यूट के भी होंगे जो इवेपोरेट नहीं कर रहा है, करेक्ट? तो सॉल्यूशन के केस में कम अवेलेबल है, सॉल्यूशन के केस में फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कम अवेलेबल है। यस सर। कितना फ्रैक्शन अवेलेबल है? भाई जो पूरे सॉल्यूशन में फ्रैक्शन है, सिर्फ फ्रैक्शन वाला पार्ट नहीं समझा। एक जस्ट 1 मिनट। What I am saying कि अच्छा, now is the voice better? Yes, sir. What I am saying, tell me a simple question. प्योर वाटर है इसमें, ठीक है? और इसमें प्योर वाटर है, दोनों प्रेशर सेम है। किसके ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा? वेपर प्रेशर किसके ऊपर ज्यादा है? Sir, left वाला सेम होगा First one. सेम होगा So recall so same रहेगा। होगा। सर सेम होगा Why? सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बेटा क्या करना है? टेम्परेचर भी सो फर्स्ट वाला, क्योंकि उस पे एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा हो सर जाएगा। टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है ना वेपर प्रेशर। टेम्परेचर सेम है इसलिए टेम्परेचर सेम है इसलिए वेपर प्रेशर सेम होगा। सरफेस एरिया से फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं सर तो एरिया पहले वाले सरफेस का कम एरिया है, इसलिए बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा फोर्स ना। भी बढ़ेगा, राइट? तो कैंसिल्ड आउट द इफेक्ट। तो ये तो हम लोगों ने गैसियस स्टेट में पढ़ा था, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा था कि वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया। तो इन दोनों केस में वेपर प्रेशर सेम होगा। ओके, यस सर। अब आ जाओ इस एग्जाम्पल। यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच है। डज वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया? नो सर। नो, but vapor pressure depends on fraction of surface area occupied by evaporating molecule। मतलब क्या है कहने का
इस केस में सरफेस पे वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, करेक्ट? Yes, sir. ठीक है, इसमें भी सरफेस पे वाटर के मॉलिक्यूल थे 4 5 6 7। ठीक है, पहले केस में सरफेस पे वाटर के 4 मॉलिक्यूल है, दूसरे केस में 20 मॉलिक्यूल है। एंड आई एम आस्किंग डज वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन सरफेस एरिया? नो, 4 है या 20 है फर्क नहीं पड़ेगा, बट इस चीज से फर्क पड़ेगा कि कितने फ्रैक्शन में वाटर है। मतलब पहले बीकर में सरफेस पे कितने मॉलिक्यूल है बताओ? 4 4 और चारों वाटर के हैं, मतलब वाटर ने कितना फ्रैक्शन ऑफ सरफेस ऑक्यूपाई कर रखा है? सर 1 1 1। दूसरे केस में 1 ही होगा सर। 1 ही है सर। 1 1 ही है, इसलिए वेपर प्रेशर बराबर है। तो वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन सरफेस एरिया, बट इट डिपेंड ऑन द फ्रैक्शन ऑफ सरफेस ऑक्यूपाइड। अब यहां आ जाओ, इस केस में फ्रैक्शन बदल गया है, हाँ सर। यस सर। तो दूसरे केस में पीएस कितना होगा? कितना फ्रैक्शन अवेलेबल है अब सॉल्वेंट को? भाई जिस फ्रैक्शन में वो पूरे सोल्यूशन में प्रेजेंट है, क्योंकि सोल्यूशन तो होमोजीनियस होता है ना, यस सर। और किस फ्रैक्शन में प्रेजेंट है? मोल फ्रैक्शन। क्लियर है? यस सर। इसको थोड़ा रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसी को फर्दर फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे लिखोगे? n solute upon n total। एन सॉल्यूट नहीं, आई मत भूलो, करेक्ट? सर कैन यू रिपीट? सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। यस सर। यस सर। हाँ सर। अभी थोड़ा ज्यादा हो रहा है सर, ब्रेकिंग। हाँ सर। सॉल्यूट के मोल्स अगर एन डालोगे तो वो सॉल्यूशन के अंदर कितने पार्टिकल्स की तरह बिहेव करेगा? आई ओके सर। आईएन पार्टिकल्स की तरह बिहेव करेगा ना, हाँ सर, हाँ सर। समझ गए? यस सर। सर हाँ, एक बार आपको फर्स्ट एक्सप्रेशन कैसे है वापस बताएंगे? PS इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू P नॉट। भाई जब पूरा फ्रैक्शन सॉल्वेंट को अवेलेबल है तब प्रेशर कितना है? P नॉट। पी नॉट। तो जब उसका कुछ फ्रैक्शन कम अवेलेबल है तो प्रेशर कितना होगा? ओके सर, मोल फ्रैक्शन इनटू P नॉट। ओके सर। सर एक डाउट है। सॉल्यूट तो नॉन वॉलेटाइल है, सॉल्यूट इवेपोरेट हो नहीं रहा है, करेक्ट? यस सर। सर एक डाउट था सर, मतलब सर ये तो समझा कि सरफेस एरिया पे वेपर प्रेशर नहीं डिपेंड करेगा, बट सर उसका एग्जैक्ट रीजन क्या होता है कि मतलब डिपेंड नहीं करता? मास बदल गया ना, सर एक और बार बोले। एक्टिव मास बदल गया ना। सर समझा नहीं। तुम इस इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हो ना, इस Yes. इक्विलिब्रियम का यही तो वेपर प्रेशर है ना, यही है ना वेपर प्रेशर। यस सर। अब अगर इस केस में लिक्विड का एक्टिव मास कैसे डिफाइन करोगे? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच कैन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। यस सर।
और कौन से मॉलिक्यूल्स एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो सरफेस के तो वहां पे अगर ए के मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन बदल रहा है तो लिक्विड ए का लिक्विड ए का एक्टिव मास बदल गया ना। ओके सर। नोट कर लिया? 1 वेट second सर sir. एक सेकंड। डन सर। Done sir. और इसी बेसिस पे ये भी कर लेते हैं। लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, दो लिक्विड्स का सॉल्यूशन है, दोनों वॉलेटाइल लिक्विड्स। तो मान लो दो लिक्विड्स ए और बी का सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में ए का मोल फ्रैक्शन है एक्स से, बी का मोल फ्रैक्शन है एक्स बी। ठीक है? तो इस केस में पेपर में भी दोनों ए और बी होंगे। यस और नो? यस यस सर। ए का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? मोल फ्रैक्शन इनटू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। इनटू वेपर प्रेशर। एक्स ए इंटू प्रेशर ऑफ प्योर ए। करेक्ट? यस सर। और सिमिलरली बी का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? तो टोटल प्रेशर कितना हो गया इस सॉल्यूशन के ऊपर? ठीक है? क्लियर है ये? यस सर। सर और मान लो वेपर फेस में ए और बी का मोल फ्रैक्शन इससे वाई ए वाई बी आया, तो वाई ए वाई बी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? कैन एनीबॉडी टेल मी? सर y will be PA upon P total. यस, डाल्टन्स लॉ से पीए बाय पी टोटल। सही है? यस सर। सर वाई वाई बी क्या है? वेपर फेस में ए और बी के मोल फ्रैक्शंस। ओके सर। नोट कर लिया? सर एक सेकंड।
चलो बुकलेट निकालो, FBS 20 to 26 करो। सर एक बार प्रीवियस पेज दिखा देंगे। सर इसके भी पहले वाला पेज हो गया? यस सर। ये पेज, डन सर। चलो स्टार्ट करो FBS। सर इस चैप्टर में और कितने सब टॉपिक्स बाकी हैं? बस अब ज्यादा नहीं, एक दो क्लास में हो जाएगा। ओके।
हो गए कंप्लीट? Yes, sir. 23 को 23, sir. सर 20 23 सर। देखो 23 बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। उसमें 2 बीकर है Yes, sir. और दोनों को सेम जार में रखा है, मतलब ऐसी सिचुएशन है। अब दोनों बीकर में मोल फ्रैक्शन अलग अलग है। यस सर। तो दोनों बीकर के ऊपर वेपर प्रेशर अलग अलग होगा, करेक्ट? Yes, sir. यस सर। And you know gas flows from higher pressure to lower pressure. तो जहां वेपर प्रेशर ज्यादा होगा वहां से वाटर वेपर फ्लो करेगा लोअर वाले रीजन में। तो मतलब जब तक इक्वल मोल फ्रैक्शन नहीं होता तब तक फ्लो होगा। चलता रहेगा ये काम। तो मान लो x ग्राम वाटर फ्लो कर गया एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके बाद यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कितना बचेगा? पहले बीकर में, पहले बीकर में क्या था? 10 ग्राम था ना? यस सर। 20 ग्राम शुगर 100 ग्राम वाटर दोनों में, 100 ग्राम वाटर दोनों में 20 ग्राम शुगर और 10 ग्राम शुगर। तो 10 ग्राम शुगर एक कंटेनर में है, एक में 20 है। तो 20 ग्राम शुगर के मोल से कितने हो गए? और मान लो इसमें x ग्राम वाटर और आ गया, तो सर बस y भी इक्वेट करना था। बस मोल फ्रैक्शन इक्वेट करने हैं। सर हायर मोल फ्रैक्शन के वाटर मॉलिक्यूल का -x होना चाहिए ना क्या? सर? 20 वाले में 100 -x होना चाहिए ना? अरे यार वो -x अगर गलत लिया होगा तो x की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। अच्छा ओके सर। सर और रॉल्स रूल क्या, रॉल्स लॉ? इसी को राउल्स लॉ कहते हैं। ये जो इक्वेशन लिखी है ये वाली, this equation is called as Raoult's law. Okay? सर आपने YYB को इक्वेट कैसे किया, एक बार वापस समझो। YAYB को नहीं इक्वेट किया मेरे भाई। सर सॉरी, मतलब दोनों के ये एक सोल्यूशन है, ये यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ P2 है, ठीक है? ओके? तो यहाँ से वाटर वेपर यहाँ फ्लो करेगी 1 मिनट। ठीक है? यस सर। वाटर वेपर यहाँ फ्लो करेगी, हाँ सर। लेकिन यहाँ तो P1 से ज्यादा प्रेशर हो नहीं सकता है। यस सर। तो ये जो वेपर आएगी वो यहाँ कंडेंस हो जाएगा हाँ सर, समझ गया सर। और यहाँ से और इवेपोरेट होगा। ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक प्रेशर दोनों ओर बराबर ना हो जाए। ओके सर। ठीक है? यस सर। चलो ऐसा करो, होमवर्क में ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज 1 to 60 करना है कंप्लीट सबको। सर हाँ सर FBS का अपने को 27-28 नहीं दिया था, लेकिन उसका कुछ रीजन था, बिकॉज राउल्स लॉ पे था वो। नहीं नहीं, वो कल कराएंगे, उससे डिस्टिलेशन पढ़ाना है मुझे। ओके सर। कल क्लास है ना? यस हाँ, वो कल करेंगे। सर हाँ बोलो।
सर आपने पिछले क्वेश्चन में हाउ डू वी नो दैट वाटर जो होगा वो कंजर्व रहेगा, मतलब 200 ग्राम्स ऑफ वाटर ही रहेगा, ऐसे नहीं हो सकता कि थोड़ा बहुत वेपर में चला जाएगा। यार वेपर वाला अमाउंट नेग्लिजिबल मानते हैं। Okay? तो सर आप 26th क्वेश्चन का एक बार इक्वेशन लिख सकते हैं, मेरा फाइनल मैच नहीं हो रहा आंसर। लिक्विड है, वेपर प्रेशर 280 है, मोलर मास का रेशियो दिया है, मास का रेशियो दिया है। तो मास मान लो 2x और 3x, 2a 3a, तो मोल्स कितने हो जाएंगे 2a बाय m अपॉन 2a बाय m प्लस 3a by 2m 3a बाय 2m इंटू 200 प्लस 3a बाय 2m अपॉन 2a प्लस m प्लस 3a बाय 2m इंटू 80। इससे सॉल्व करो। नहीं आ रहा है इससे? तो सर नहीं सर, मैंने एक जगह पे सिली मिस्टेक कर दी सर, यही है सर। थैंक यू सर एक बार 24th करेंगे क्या? 30% वेपर में 60% है, तो YA is 0.6 will be 0.3 PA naught upon 0.3 PA naught plus 0.7। सर 24 25% की लोअरिंग चाहिए, तो रिलेटिव लोअरिंग 0.25, this should be mole fraction of solute। सर 0.75 होगा ना? 25 लोअर हो रहा है तो 0.75 बचेगा ना? वेपर प्रेशर बाय ना। सॉरी सर, कैन यू रिपीट प्लीज? होमवर्क क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। FBO 1 to 60। सर चलो आपने हाँ बोलो। आपने जो 23rd सॉल्व किया उसमें हमको मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट लेना चाहिए था ना? यार सॉल्वेंट का अगर बराबर है तो सॉल्यूट का भी बराबर होगा ना। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 है। अच्छा ओके, हाँ सर। सर एक डाउट है, और 23rd वाले में तो ऑस्मोसिस हो रहा है ना, तो वील टेक द मोलैरिटीज राइट? ऑस्मोसिस नहीं है, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है। दे आर केप्ट अंडर सेम जार। ऐसी सिचुएशन है, ये टेबल है, टेबल पे दोनों बीकर हैं, दोनों को एक कंटेनर से कवर किया हुआ है। ओके अच्छा ओके सर। सर तो we like equate the molarity, mole fractions of the solute। सॉल्यूट। सर तो बिकॉज मैंने एक्चुअली इससे किया इक्वेटिंग द मोलैरिटीज, तो उससे मुझे आंसर आ रहा था। यार मोल फ्रैक्शन बराबर है, बाइनरी सॉल्यूशन तो बराबर ही होगी ना। अच्छा हाँ ये ओके गॉट इट सर। चलो बाय एवरीबॉडी। बाय सर।